सब न मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गाँव। मैं सू विक्की हरियाणवी और आज पूछे यहाँ बेरी के दौरे एक छोटा सा गांव है बागपुर। और इस छोटे से गांव की बेटी ने गांव का नाम रोशन कराया है। रिजर्व बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर गई है। पूरे गांव ने सम्मान कराया था। जब कोई भी बेटी इतना बढ़िया काम करे है, इतना बढ़िया प्रदर्शन करे है, तो हम कोशिश करा हाँ कि धरती व खबर पहुंचावा। क्योंकि हम उस प्रदेश था हाँ जिस प्रदेश में 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। हम उस जिले था हाँ जिस जिले का सेक्स रेशो, लिंग अनुपात लगभग बहुत कम रहा है। लड़कियों के मुकाबले लड़कों का जो लिंग अनुपात लड़कियों का रहा है वो बहुत कम रहा है। लेकिन उस दाग ने धोते हुए ये जो हमारा जिला है वो लगातार प्रगति पे है। और इस जैसी बेटी लगातार जो है जिले का नाम रोशन करने लग रही है। हम एक शेर के माध्यम से शुरुआत करेंगे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस बात ने कति सार्थक सिद्ध करे है। हमारे गेला बैठी है बागपुर गांव की बेटी दिव्या काद्यान। आपको बहुत बहुत बधाई हो बेटा। थैंक यू सर। मैं शुरुआत करूंगा कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पर जा रहे हो, एक छोटे से गांव से हो। कहाँ कहाँ जो है बैरियर आए थे, कहाँ कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला, कैसे तैयारी की, और जो और आप जैसी बेटियां हैं, आपकी जैसी बहनें हैं, उनको आप क्या संदेश दोगे। शुरुआत करेंगे। आप इस लाइन में गए हो, इतनी बड़ी पोस्ट पे गए हो, मन में पहले नु बताओ कैसे विचार आया। विचार तो ये थे कि जो मेरे पापा का सपना था कि मेरी बेटी अफसर बने, तो विचार तो शुरुआत से जो स्कूल में पढ़ते थे तब से एक ही चीज़ थी कि कुछ तो करना है जीवन में। जब तक उनका सपना साकार ना हो तब तक हार ना माननी। तो शुरुआत तो वहीं से हुई थी। फिर पढ़ना शुरू किया और पढ़ते गए। पहले 10th में मैंने ब्रिगेडियर रन सिंह पब्लिक स्कूल से की। वहाँ से मेरे को 10 सीजीपीए मिला। फिर उसके बाद 11th-12th मैंने बहादुरगढ़ से एसआर। स्कूल स्कूल में कहाँ से कैसा स्कूल था और कैसी मोटिवेशन मिली स्कूल से आपको। स्कूल से जब मैं 5th क्लास तक मैं ऐसी थी कि बिल्कुल नालायक बच्चों में से, जो लास्ट के 3-4 होते हैं। मेरे को नोटबुक भी थप्पड़ खाने के बाद मिलती थी। तो वो सीन था। पर उसके बाद जब एक दिन देखा कि आपके माँ-बाप आपके लिए क्या कर रहे हैं और आपको आगे ले जाने के लिए वो इतना तपस्या कर रहे हैं, तब समझ आया कि कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वहाँ से पढ़ना शुरू किया। फिर मैथ्स में इंटरेस्ट आने लग गया और मेहनत की। और टीचर स्कूल का सबसे बड़ा योगदान ये था कि पढ़ाई के अलावा टीचर्स जो थे वो बच्चों को मोटिवेट करते थे। और एक चीज़ होती है मोरल वैल्यूज़ जो सिखानी होती है, वहाँ से सीखी कि कुछ गलत नहीं करना, किसी के साथ नहीं, अपने मेहनत का कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं होता। 10th किए हुए कई साल हो गए, लेकिन कुछ टीचर्स का नाम याद है। हाँ जी। प्रदीप सर, रवि सर, लक्ष्मी मैम, निर्मल मैम, इन सब से मैं पढ़ के गई हूँ और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे हर सीढ़ी आगे बढ़ चढ़-चढ़ के, तो 7th के बाद 8th क्लास हर इन टीचर से पढ़ के मैं ऊपर आई हूँ। आज मेरा मैथ्स में इतना स्ट्रॉन्ग बेस है, वो वहाँ से आया है। बहुत बढ़िया। उसका 10th के बाद 10th के बाद फिर हम बहादुरगढ़ रहने लग गए। वहाँ से एसआर सेंचुरी स्कूल से मैंने नॉन मेडिकल में साइंस में किया 12th क्लास, जिसमें मुझे 90.4% मिले। उस स्कूल से भी मुझे बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। तो वहाँ 12th करने के बाद फिर मैंने बीएससी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मैथमेटिक्स ऑनर्स किया था, जिसमें मेरे को 88% ग्रेजुएशन में आए थे। और वहाँ फिर मुझे टीसीएस कंपनी में प्लेसमेंट ऑफ़र हुआ, पर मुझे प्राइवेट लाइन में जाना नहीं था, तो फिर मैंने उसको जॉइन नहीं किया। उसके बाद मैंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स की। वहाँ से मेरा स्टैटिस्टिक्स में इतना इंटरेस्ट आया, जो मेरे प्रोफ़ेसर थे एससी मलिक, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कराई थी जहाँ पर यूपीएससी में कुछ वैकेंसीज़ निकलती हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में। और आरबीआई में भी वैकेंसीज़ निकलती हैं, तो उन्होंने वहाँ पे एनकरेज किया कि यू हैव द पोटेंशियल एंड
अगर तुम एफर्ट करो 3-4 साल की मेहनत से, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो इस रास्ते पे जहाँ आज मैं पहुँची हूँ, उन प्रोफ़ेसर का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि आप इस राह पे चल के देखो। तो वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसकी कोचिंग लूँगी और मैं इस तैयारी की शुरुआत करूँगी। तो मैंने 2019 से यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। परिवार का कितना सहयोग रहा वहाँ पे? पर आज मैं जहाँ हूँ, वो केवल मेरे माता-पिता की वजह से हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इनके घर पैदा हुई हूँ, क्योंकि र रोकने वाले बहुत थे और बढ़ावा देने वाला केवल माँ-बाप होता है। तो उन मैंने जब जो कहा कि मुझे यहाँ से पढ़ाई करनी है, वो ऐसे थे कि ठीक है। कभी-कभी हालात खराब थे, पर उन्होंने हर चीज़ पीछे करके मेरे को पढ़ाई के लिए हमेशा प्रोत्साहन किया है उन्होंने। जब मैंने कहा कि मुझे जयपुर से कोचिंग लेनी है 2019 में, तो लोगों ने मेरे पापा को कहा कि बेटी की पढ़ाई पे इतना पैसा मत लगा, दूसरे घर जाएगी। शादी कर दे, खर्चा क्या करने की ज़रूरत है। पर वो थे कि मेरे लिए बेटा-बेटी एक समान है। मेरी बेटी में पोटेंशियल है कि वो कुछ कर सकती है और मैं वो जहाँ तक चाहेगी मैं उसका साथ दूँगा। शादी की मुझे कोई जल्दबाज़ी नहीं है। वो जब कहेगी मैं तब करूँगा। तो वो उन्हीं का साथ था कि जहाँ से मुझे हिम्मत मिलती थी। फिर मैं 2019 में जयपुर शिफ्ट हो गई और वहाँ से मैंने कोचिंग की। उसके बाद 2020 में कोरोना आ गया, उसकी वज़ह से लॉकडाउन हुआ, मेरे को कोचिंग बीच में छोड़ के घर आना पड़ा। फिर उसके बाद से मैंने घर पे ही तैयारी शुरू की और हुआ ये कि 2020 के 10 जून को मेरे पापा चले गए, एक्सीडेंट की वज़ह से। उसके बाद हालात बदल गए, सब बदल गया। तो 2 साल तक फिर मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, डेढ़ 2 साल लग गया। अ, हम थोड़े हालात घर के खराब थे, हमें खुद को सँभालने में। 2022 में मैंने उस चीज़ को पहले तो रिकवर किया उनके गम को, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करी। 2022 में मैंने 7-8 महीने पढ़ के यूपीएससी का पेपर दिया। मेरा पेपर फर्स्ट उसमें हो गया क्लियर, इंटरव्यू दिया, बट जनरल कैटेगरी में जिस चीज़ की मैं तैयारी कर रही हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है वो यूपीएससी में, उसमें निकलती हैं 10 से 12 सीट। तो 7-8 महीने में वो तैयारी उस लेवल तक नहीं पहुँच पाई कि मैं इंटरव्यू में सिलेक्शन ले पाऊँ। तो मैंने इंटरव्यू दिया था 2022 में, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर थोड़ी और हिम्मत टूटी थी, पर ये था कि पेपर में हारी हूँ, ज़िंदगी से नहीं हारी। फिर से खड़ी हुई, वहाँ पे मेरे दोनों भाइयों ने, मोहित और पुनीत ने एक सहारा बन के, जो पिता के जाने के बाद जो मेरी माँ ने जो किरदार निभाया, उससे मुझे बहुत हिम्मत मिली है। जहाँ पर मैं कमज़ोर पड़ी हूँ, मेरे भाई और मेरी माँ सबसे पहले वहाँ खड़े थे। तो जो परिवार का ज़िंदगी ऐसी होती है कि उतार-चढ़ाव हर दिन के थे इस सफ़र में। हर दिन कुछ न कुछ नई समस्याएँ होती थी। पढ़ना मुश्किल नहीं है, उन समस्याओं का सामना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। पर वो परिवार के साथ के वजह से आज ये दिन आया है। फिर मेरे को पता, मैंने सोचा आरबीआई का भी इंटर पेपर की तैयारी करती हूँ। मेरा इंटरेस्ट यूपीएससी में था। तो मैंने पिछले जून में अब फिर दोबारा उसका पेपर दिया यूपीएससी का और उसका पेपर फिर मैंने दोबारा क्लियर कर दिया और अभी इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, तो उसमें मैं 36 मार्क्स से रह गई यूपीएससी के असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट से। और साथ-साथ आरबीआई के पेपर दिए। आरबीआई में 3 पेपर होते हैं और 1 इंटरव्यू होता है। तो पहले पेपर में तो काफ़ी बच्चे होते हैं, पर उनमें से साढ़े 300 बच्चों ने पेपर 2 में दिया, जो सेकंड स्टेज पे पेपर होते हैं। फिर उन बच्चों में से 60 बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए और आरबीआई का इंटरव्यू 4 दिन तक चल रहे थे, जिसमें हर दिन 15 बच्चे दे रहे थे। तो हम जनरल में बिलॉन्ग करते हैं और टोटल 31 सीट आई थी। आरबीआई ने 26 बच्चों का सिलेक्शन लिया है उनमें से।
31 सीटों पे और जनरल कैटेगरी में 9 सीट थी। तो कुछ लोग कहते थे कि एमडीयू के बच्चे यहाँ तक नहीं आ सकते, आईआईटी वाले बच्चों का कंपैरिज़न नहीं कर सकते। जिस दिन मैं इंटरव्यू देने गई वहाँ पर 9 बच्चे आईआईटी के थे 15 में से। पर एक जो पापा कहते थे ना कि मेरी बेटी किसी से कम नहीं है, वो जो एक माँ-बाप का विश्वास होता है अपने बच्चे में ना, तो वो विश्वास काम आया है। तो मैंने वो इंटरव्यू से पहले वो चीज़ याद की, वो कहते थे और मुझ में वो भरोसा आया, मैं इंटरव्यू दे के आई। इंटरव्यू पैनल भी बहुत खुश था। आखिर में एक सवाल पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ते हो? तो मैंने कहा ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, हर दिन का एक टारगेट होता है कि आज ये करना है। हर महीने का एक टारगेट होता है, फिर हफ्ते में उस टारगेट को डिवाइड करो, फिर हर दिन के साथ उसको डिवाइड करो और दिन के साथ घंटे के साथ डिवाइड करो, कि 12 बजे तक ये करना है, 3 बजे तक ये करना है, 6 बजे तक ये ब्रेक लेना है, ये करना है। एक शेड्यूल करोगे तो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है आप 10 घंटे पढ़ोगे, हर दिन आप किसी दिन 10 घंटे भी पढ़े हो, किसी दिन 5 घंटे भी पढ़े हो और किसी दिन 20 घंटे भी पढ़े हो। तो वो डिपेंड करता है हर दिन क्योंकि घर के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे, पर लगे हर दिन करना है। ये ज़रूरी था कि चाहे 4 घंटे पढ़ो पर हर दिन पढ़ना है। तो ये देके डर तो था कि 9 सीट हैं और कॉम्पिटिशन बहुत अच्छा है। आईआईटी के बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी बच्चे थे। हरियाणा से कितने थे? मैं जिस दिन गई उन बच्चों में से कोई हरियाणा का नहीं था। तो ये कोई नहीं जानता कि अभी कि कौन हरियाणा का था, कौन कहाँ का था। पर उस दिन कोई नहीं था। उस दिन बच्चे थे जो आसाम के थे और वेस्ट बंगाल से थे, उत्तराखंड के थे जिनसे मेरी बातचीत हुई। अलग-अलग क्योंकि सीट्स कम थी, बहुत अलग-अलग जगह के बच्चे थे। हरियाणा की तो उस दिन मैं थी। अ, इंटरव्यू के लिए गए, वहाँ पे आईआईटी वाले बच्चे बैठे हुए थे और बच्चे थे और उसके थे, हरियाणा का लोकल बंदा आपको कोई नहीं दिखाई दिया, तो मन में थोड़ा डर नहीं था कि मतलब कैसे क्या होगा? मैं छोटे से गाँव की बच्ची हूँ, मैं कैसे कर पाऊँगी? ऐसा कोई मन में आया? नहीं, डर नाम की कोई चीज़ नहीं थी क्योंकि एक खुद पे विश्वास होता है और जिन हालातों का मैंने लाइफ़ में सामना किया है, उसके बाद ये बहुत छोटी चीज़ है। मुझे खुद पे भरोसा है, मैंने हर दिन कैसे मेहनत करके मैं आगे बढ़ी हूँ। तो जब खुद पे यकीन होगा ना, ये था मैं कर लूँगी एंड उससे पहले मैं 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुकी हूँ। तो मैंने उनके मॉक दिए, उनकी प्रैक्टिस करी तो मुझे चीज़ें हैंडल करनी आ गई थी। और उन बच्चों में ऐसे बहुत कम बच्चे थे जो यूपीएससी इंटरव्यू तक गए। तो जो मुझे उनसे अलग बनाती है चीज़। गाँव वाले जो हैं, उनकी तरफ से कितनी बार सुनने को मिला? जैसे पापा तो थे जब तो कह देते थे भई मैं तो अपनी बेटी को बराबर रखूँगा बेटों के। पापा के जाने के बाद कोई ऐसा सिचुएशन आई हो जब गाँव वाले या फिर आस-पड़ोस वाले कहते हों भई अब तो रहने दे पढ़ाई छोड़ या कुछ शादी कर दो बेटी बड़ी होगी, ऐसा कुछ? पढ़ाई छोड़ने के लिए तो किसी ने नहीं कहा, पर शादी के लिए हर दिन कोई न कोई पूछता था कि बेटी बड़ी होगी शादी कर दो मेरी मम्मी को। पर उनका ये था कि मेरी बेटी पढ़ रही है अभी, टाइम आएगा तब कर देंगे। तो वो हर किसी को ये कह के जब समय आएगा तो शादी भी होगी, अभी वो अपना पढ़ाई कर रही है। आगे का क्या मोटो है? आगे क्या करना चाहते हैं? अभी पहले मैं यहाँ जॉइन करूँगी और फिर उसके बाद मैं यूपीएससी का फिर से प्रयास करूँगी। मेन टारगेट यूपीएससी। यूपीएससी है पर पहले मैं इस सर्विस में देखना चाहती हूँ इसका काम कैसा है, इसके लाइफ में स्कोप क्या है। आरबीआई पीएचडी करने के लिए देश की जो दुनिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं बोस्टन एंड और उनमें आपको स्कॉलरशिप के साथ भेजता है। तो वो मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है जहाँ से मैं बहुत आगे जा सकती हूँ। पर पहले मैं अपनी पूरा इंटरेस्ट के साथ इस सर्विस को देखती हूँ, क्या है इसमें, कैसे होता है काम और फिर आगे का मैं उसके हिसाब से फैसला लूँगी, कैसे होगा। आप जैसी बहनें हैं, आप जैसी बेटियाँ हैं, जो घर पे बैठी हैं, जो किसी कारण से नहीं कर पाती कुछ भी, मोटिवेशन की थोड़ी-सी कमी है, उनको कैसे मोटिवेट करोगे? अपनी तरफ से क्या संदेश दोगे? मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने लिए खुद फैसला नहीं लोगे, तो कोई फैसला आपके लिए कोई और लेगा
और वो आपको फिर मानना पड़ता है, चाहे आप खुश हो या दुखी हो। तो पहले खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है। परिवार को समझाओगे तब वो समझेंगे। अगर आप खुद डर गए और अपने लिए खुद नहीं खड़े होगे तो कोई दूसरा आपके लिए खड़ा नहीं होगा। और जीवन में बहुत रास्ते हैं, पढ़ाई के अलावा भी आप किसी भी राह पे चुन सकते हो, पर एक लक्ष्य होगा। आप अगर घर बैठ के दबाव में आके रहोगे तो आप अपने जीवन में जो आप कर सकते हो वो आप कभी हासिल नहीं कर पाओगे। और मैं कहती हूँ कि हर लड़की को कि हमें आगे बढ़ना है। घर की चारदीवारी में रहकर भी आप पढ़ सकते हो। ये नहीं कि आज के टाइम इंटरनेट आ गया है। मैंने पिछले 3 साल से घर बैठ के तैयारी करी है। क्योंकि इंटरनेट है, मोबाइल है, आप घर बैठ के भी कर सकते हो। सपना देखो और उस सपने को हकीकत में बदलना आपकी ज़िम्मेवारी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। भाई 2 शब्द बिटिया के लिए। फूल बनकर महको कि तुम्हें ज़माना जाने, तुम्हारे रंग और खुशबू को अपना और बेगाना जाने, तुम्हारे नेक कर्मों से भरे हर किसी का खाका, कि स्वर्ग की देवी भी तुम्हें अपना खजाना जाने। बहुत-बहुत बधाई हो बेटा। ऐसे ही तरक्की करते रहो, फिर आएँगे आपसे मिलने के लिए। भाई वीडियो ने घणी ते घणी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।